creation of God through elements and chemical reactions. Explore on Chemi God. वेलकम, मैं हूं आलोक शर्मा। तो शुरू करते हैं 12th केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट, और हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। एक मिनट, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। साथ ही आपका कोई सुझाव हो, जैसे वीडियो में कुछ और ऐड करना है तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एज आई टोल्ड यू, नेचर मीन्स what kind of particles there are, like ions or atoms or molecules. Second one, binding forces or attraction forces present between them, means what type of forces present between these constituent particles. So on the basis of these two properties, all the solids can be classified into four categories. First is ionic solid, second one is molecular solid, third one is covalent solid or network solid, fourth one is metallic solid. And again, these molecular solids are classified into three categories: non-polar molecular solid, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid. अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पर अब हम इसको वन बाय वन लेते हैं, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा, और कुछ लाइव एग्जांपल्स भी लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्लास, आयनिक सॉलिड्स। सबसे पहले आप एग्जांपल देखिए, ये आपका नमक है, जिसे कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। एंड सी देयर आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, and each this particle is one crystal. So there are very small crystals. See, this one is comparatively bigger crystal. Now, which are the constituent particles of ionic solids? These are ions. Ionic solids are made up of आयंस। आयनिक सॉलिड आयनों से मिलके बने होते हैं, और विच आर आयंस पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। तो हमने जो अभी जो नमक का एग्जांपल देखा, सोडियम क्लोराइड, उसमें कौन से आयन हैं? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो दो टाइप के इसमें आयन थे। और एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही जिंक सल्फाइड है, Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव सल्फाइड है। नाउ, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स, इन दोनों के बीच में जो कैटायंस और एनायंस होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स और कोलम्बिक फोर्स। और ये जनरली हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। क्यों होते हैं हार्ड? दे आर हार्ड बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वो हार्ड होता है। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। मतलब ये है कि अगर ये प्योर क्रिस्टल है और हम इसके एक साइड में तार लगाएं और एक साइड में हाथ लगाएं तो करंट नहीं आएगा। ये इसलिए सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि करंट को कौन फ्लो करता है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो दो कारण से, आइदर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मेटल है, मेटल में करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इसलिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है।
और इसी प्रकार से सॉलिड स्टेट में जो आयन होते हैं वो फिक्स होते हैं, आयन कैन नॉट मूव, तो देयरफॉर these crystals cannot conduct the electricity. But ionic compounds can conduct electricity in two states. First, in molten state, अगर इस सोडियम क्लोराइड को हम पिघला लें, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो लिक्विड स्टेट में यानी मोल्टन स्टेट में आयंस फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, तो वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा काम हम ये करते हैं कि इसका सॉल्यूशन बना लें। अभी आप क्या करेंगे, इधर अगर इसमें वायर डाला और इधर फिंगर डाली तो ज़बरदस्त करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो चुके हैं एंड दे आर फ्री टू मूव एंड दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए कि अगर आपका बिजली का वायर यहाँ पर है जिसमें करंट आ रहा है और आप यहाँ पर पैर रखते हैं तो ज़बरदस्त करंट आएगा। क्यों करंट आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी धूल गर्द उड़ के आती है उसके साथ सॉल्ट्स भी होते हैं और वो सॉल्ट इसमें डिजोल्व हो जाते हैं और डिजोल्व होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर ये वाटर प्योर डिस्टिल्ड वाटर हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, परंतु यहाँ पर मौजूद सॉल्ट्स उसमें कुछ ना कुछ तो घुलेंगे ही। नेक्स्ट, melting point of ionic compounds is very high. Why? Again the same logic. There is great attraction force exist between cations and anions. Therefore, they are strongly held with each other. They are tightly held with each other. तो जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहेंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। Now they are soluble in polar solvent because there is rule like dissolves like, and they are insoluble in non-polar solvent. What's the rule? Like dissolves like यानी समान समान को घोलता है। कैसे? जैसे हम नमक को पानी में घोलना चाहें तो आपको पता है नमक पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और ये चार्ज ही ये पोल है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, और दो पोल है इसलिए इसको हम कहेंगे क्या है, NaCl इज पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरह से वाटर है, वाटर में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस हाइड्रोजन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, तो दो बार नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये देखिए यहाँ पॉजिटिव पोल है, यहाँ नेगेटिव पोल है, तो ये भी वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल इज सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो गए आपको पता है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ईथर, बेंजीन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सेकेंड क्लास ऑफ सॉलिड्स is molecular solids, and molecular solids are again classified into three categories. We will take one by one: non-polar, polar and hydrogen bonded. Let me start with molecular solids. First category is non-polar, and which are constituent particles, either atoms of noble gases or non-polar molecules. अब आप कहेंगे कि नोबल गैसेज, यहाँ तो गैस हैं और हम पढ़ रहे हैं सॉलिड हैं। यस, नोबल गैसेज लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी गैसेज हैं, परंतु जब इन्हें हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर और सेकेंड वन हाई प्रेशर पर ट्रीट करते हैं तो ये सभी क्या होती हैं, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये किस कैटेगरी में आती हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में आती हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप देखिए ये एटम्स ही होते हैं। और एटम्स किस प्रकार होते हैं, एटम्स आपस में एक दूसरे के पास ये इस तरह से जुड़े होते हैं, ये इस तरह से। तो ये मान लीजिए हीलियम का एटम है तो एटम्स आपस में किस तरह से जुड़े रहेंगे, इस तरह से। अब सेकेंड केस है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, देखिए
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन, और आपको मालूम है हाइड्रोजन भी गैस होती है पर ये नॉन पोलर होती है। तो ये जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। और जब ये सारी गैस को आप कंडेंस कर लेंगे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर, तब ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आकर सॉलिड बन जाएंगे। तो इस प्रकार का सॉलिड हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज आयोडीन, एंड आयोडीन फाउंड इन सॉलिड स्टेट इन द नेचर, यानी आयोडीन प्रकृति में सॉलिड के रूप में ही मिलती है। एंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इज I2, मीन्स इट कंटेन्स 2 atoms. And see the solid iodine. In the solid iodine you can see one iodine molecule, another one iodine molecule, another one iodine molecule. So in the solid state iodine exists as molecules. Next is dry ice. What's the dry ice? Solid carbon dioxide. Formula is CO2. And you know द नेचुरल स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है जो आप श्वसन के द्वारा बाहर निकालते हैं। एंड सी द मोलिक्यूल, वन कार्बन इज अटैच्ड विद 2 ऑक्सीजन एटम्स इन लीनियर फैशन, सो इट्स ए लीनियर मोलिक्यूल। एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स कंबाइन इन लार्ज क्वांटिटी, ये होता कैसे है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर एक सिलेंडर में भरा जाता है और उसको बाहर एक छोटे से छेद से, छोटी सी नोजल से निकाला जाता है, तो कूलिंग पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाइड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टू आर पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। वी विल कंपेयर दीज टू। इन बोथ केसेस constituent particles are polar molecules, but what's the difference? In case of hydrogen bonded molecular solid, polar molecules must contain one of 3 atoms, either fluorine or oxygen or nitrogen. It's must, because only these 3 elements can form the hydrogen bond. Hydrogen bonded molecular solids we are studying, and these 3 elements are able to form hydrogen bonds because they are most electronegative elements of periodic table, or we can say most electronegative elements of the world. First most is fluorine, second most electronegative element is oxygen, third most electronegative element is nitrogen. No other element is able to form hydrogen bond. See the examples of these polar molecules. Hydrogen chloride and sulfur dioxide both are gases, यानी ये प्रकृति में गैस के रूप में रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, आपने नाम सुना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट्स दैट? दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. When this gas is dissolved into the water, then the solution of hydrogen chloride in water is called hydrochloric acid. HCl की नेचुरल फॉर्म गैस होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? इस HCl गैस का सॉल्यूशन होता है वाटर में। यहाँ पर देखिए ये पोलर मॉलिक्यूल है, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज क्लोरीन और क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड. So hydrogen possesses partial positive charge and chlorine or chloride possesses partial negative charge. There are 2 poles of charges, therefore this molecule is called polar molecule. Similar condition is here. See the sulfur dioxide molecule, formula is SO2, 1 sulfur and 2 oxygen atoms, but this is angular molecule. This one is sulfur atom, these 2 are oxygen atoms, and this is angular molecule. See again, partial negative charge present on oxygen and partial positive charge present on sulfur. So this is polar molecule, and when they are condensed under high pressure and low temperature, they are converted into polar molecular solids. Now see the examples of hydrogen bonded molecular solids.
hydrogen fluoride, second one water, third one ammonia. See the molecule of hydrogen fluoride HF. This one is H, this one is F. Hydrogen there is partial positive charge and on fluorine there is partial negative charge. Second example, water. Natural form is liquid, but in case of solid, what we see, this is in the form of ice. So ice is example. See the water molecule, one oxygen atom is joined with two hydrogen atoms in angular manner. This one is angular molecules. Again partial positive and partial negative charges are there. So these molecules are polar. And third, ammonia molecule is also polar. Formula is NH3. One nitrogen is surrounded by or is joined by 3 hydrogen atoms, and there is again partial positive charge on each hydrogen atom and partial negative charge on nitrogen. So these are polar molecules, but they are able to form hydrogen bond, whereas see these molecules, which one, hydrogen chloride and sulfur dioxide, these molecules are unable to form hydrogen bond. See the formation of hydrogen bond. See, this partial positively charged hydrogen makes hydrogen bond with this partial negatively charged oxygen. इसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड है, वो इस ऑक्सीजन से जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड और ये ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन आइस एंड वाटर बोथ. व्हाट आर द अट्रैक्शन फोर्सेज इन केस ऑफ पोलर मोलिकुलर सॉलिड? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. व्हाट्स द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन? यहाँ पर देखिए दो मॉलिक्यूल हैं HCl के, HCl. तो यहाँ पर Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. तो ये जो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं. तो आप तो फिर ये भी कहेंगे कि देखिए यहाँ पर, आप फिर ये कहेंगे कि यहाँ पर भी तो जो वाटर में है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड है, उसमें भी तो ये डाइपोल हैं और इनमें अट्रैक्शन फोर्स है. यस, ये भी डाइपोल हैं, परंतु इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अलग कैटेगरी में आ जाता है, जिस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. रिलेटिवली ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर कुल मिला के अदर बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड्स वगैरह की तुलना में ये दोनों ही कमज़ोर होते हैं, तो दोनों सॉफ्ट होते हैं. ठीक, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं और दोनों ही इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि इनमें भी न तो आयंस होते हैं न इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, और दोनों ही केस में मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज लो. नेक्स्ट एंड थर्ड क्लास इज कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम, यानी कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड किससे बने होते हैं? एटम्स से बने होते हैं. यहाँ देखिए मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, आयंस नहीं है, सिर्फ एटम्स हैं, और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. यानी अट्रैक्शन फोर्स, कोवेलेंट अट्रैक्शन फोर्स. एग्जाम्पल से ज़्यादा स्पष्ट होगा. इसका एग्जाम्पल है डायमंड, CN. N क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कि इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं होती. डायमंड का छोटा टुकड़ा है तो उसमें कार्बन की संख्या कम होगी, बड़ा टुकड़ा है तो कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी. उसके बाद क्वार्ट्ज है, SiO2. ये SiO2 और किसका एग्जांपल है? आपने देखा बालू मिट्टी, मालूम है ना. उसके बाद है सिलिकॉन कार्बाइड. आपको पता है कटिंग टूल्स के रूप में, जैसे आप कांच को काटते हैं, ग्लास को, उसके लिए डायमंड यूज़ करते हैं, और भी ग्राइंडिंग टूल में डायमंड यूज़ होता था, परंतु ये महंगा है, इसलिए आजकल किसको यूज़ करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड. सिलिकॉन और कार्बन का कंपाउंड है. और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, AlN. अब देखिए इसका डायमंड का एग्जांपल लेते हैं कि देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सबको मालूम है, 1, और ये टेट्राहेड्रल होती है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है. तो ये जो 3 वैलेंसी है ये किस प्रकार से है?
ये 3 वैलेंसी ऐसे है, ये 3 वैलेंसी नीचे की तरफ है, चौथी वैलेंसी ऊपर की तरफ है, और सब में बॉन्ड कितना होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कार्बन का ऐसा होता है जिसमें ये 3 बॉन्ड नीचे दिख रहे हैं, चौथा ऊपर है, और सभी के बीच में बॉन्ड एंगल सेम होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और देखिए कैसे जुड़े होते हैं। अब इसके बाद जैसे टेट्राहेड्रल, इसके बाद दूसरा कार्बन होगा, सपोज यहाँ पर एक कार्बन है वो इससे जुड़ा हुआ है, फर्दर उसके 3 बॉन्ड है, एक कार्बन सपोज यहाँ जुड़ा हुआ है, और 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए। इसके देखिए यहाँ पर है ऐसे, तो इसका 1 2 3 4, एक सपोज इसका यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 इसका ये कॉमन हो गया। इस तरह से ये क्या होता है, नेटवर्क बन जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जैसे आपके बताऊं, ये स्केच पेन का प्लास्टिक है, आप इसको जलाओगे ये आराम से जल जाएगा, क्यों, इसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। नमक को आप चम्मच में लेके गर्म करने की कोशिश करें, चश्मा लगा दीजिएगा क्योंकि नमक उछलता है गर्म करते समय, तो नमक को आप कितना गर्म करते रहें गैस पर, वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, नहीं जलेगा, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाएगा, क्योंकि उनके बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड है बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं डायमंड में, क्योंकि ये एक बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं ना, संघ में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, तो ये बहुत सारे बॉन्ड मिलकर नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए बहुत बहुत हार्ड हो जाता है डायमंड। और इस प्लास्टिक में ये ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं, सिंपल वांडरवाल फोर्सेज हैं जिससे आराम से अलग हो जाते हैं और जल भी जाते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आराम से ब्रेक हो जाता है जलाने पर, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये वेरी हार्ड है, ये हमने अभी बताया है। इंसुलेटर, इनमें न तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, न ही आयन्स होते हैं इनमें, इसलिए इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और चूँकि ये वेरी हार्ड होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। अब इनमें एक एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट का। हालांकि जो ग्रेफाइट भी कार्बन का ही बना होता है, और उसमें कार्बन की जो एटम्स हैं वो कोई सर्टेन नहीं होते, पर यहाँ पर आप देखिए कि ये सारे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और ये ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और दूसरा है कि ये सभी जो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, इंसुलेटर, पर ये ग्रेफाइट होता है कंडक्टर। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी सब चीज़ों से अलग है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये देखिए, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, और ये सारी रिंग्स ऐसे चारों दिशाओं में ऐसे करके एक शीट बना लेती है। मान लीजिए जो पेपर है, ये एक पेपर, ये एक शीट है, तो ये सब मिलके क्या किया, एक शीट हो गई। अब ऐसी ही एक शीट ये हो गई, दूसरी शीट, ऐसे ही एक शीट तीसरी हो गई, एक शीट चौथी हो गई। अब ये शीट्स एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये जो लेयर्स हैं ये आराम से स्लाइड कर सकती है। ये देखिए जैसे ये स्लाइड कर रही है ना, तो इसलिए ये सॉफ्ट होता है। आप इसको ग्रेफाइट को हाथ में लेके यूँ करेंगे तो सॉफ्ट दिखाई क्यों देगा, क्योंकि उसकी छोटी छोटी परतें वो एक दूसरे पर ऐसे स्लाइड होंगी। ओके, और जबकि देखिए डायमंड में सब एक दूसरे से नेटवर्क स्ट्रक्चर में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये एक भी एटम हिलेगा नहीं, इसीलिए डायमंड हार्ड होता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। अब बात करें कि ये कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो आप देखिए सभी कार्बन में इसको ले लीजिए, 1 2 3 1 2 3 3 बॉन्ड से चौथा इलेक्ट्रॉन का है, फ्री है। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री, 1 2 3 4 ये फ्री। ये कहाँ पर है, ये ऐसी एक जो नीचे जो लेयर बनी हुई है उस लेयर से ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये यहाँ ऐसी की ऐसी रिंग नीचे उससे बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ऐसे यहाँ पर ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इस नीचे वाली रिंग का, एक ऊपर वाली रिंग का, यानी नीचे वाली लेयर का ऊपर वाली लेयर के कार्बन एटम्स के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाते हैं। परंतु ये जो क्या है कि बॉन्ड बड़ा वीक होता है, और जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, और ये आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्लो करने लगते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है।
नाउ लास्ट और फोर्थ वन इज मेटेलिक सॉलिड। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस वेयर इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक सॉलिड नाम है, बॉन्ड का नाम भी मेटेलिक बॉन्ड है। अब ये क्या कुछ समझ में नहीं आया ना, तो चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये कौन से हैं कि इस कैटेगरी में कौन आते हैं, ऑल द मेटल्स एंड एलॉयज। तो सभी मेटल्स और एलॉयज इस मेटेलिक सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं कि ये मेटेलिक बॉन्ड जो है ये ऐसा किस प्रकार से होता है। लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। आप सब जानते हैं सोडियम मेटल होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, ये आपका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एंड दिस वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली। Let us take simple example. Suppose this electron, these are sodium atoms and this outermost electron, this one is here. So ये क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला ये तो ये है और बाकी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये है, यानी सिर्फ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का शो किया है। सब पर ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब हम क्या करते हैं कि सब का ये इलेक्ट्रॉन्स हटा देते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमने सब सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। तो जब हमने सोडियम पर से इलेक्ट्रॉन निकाला तो सोडियम किस फॉर्म में आ गया, Na पॉजिटिव। तो ये सारे क्या हैं, अभी ये ब्लैक वाले स्टोन्स है, ये Na पॉजिटिव हैं क्योंकि हमने इनके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए। अब क्या करते हैं, अब हमने सब इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लिया। ऐसा सच में नहीं होता, पर हम मेटेलिक बॉन्ड को समझाने के लिए काम कर रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गर्म करें। तो गर्म करें तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गर्म किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, लिक्विड हो गए। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने अभी अभी निकाले थे। अब क्या करते हैं, इन Na पॉजिटिव्स को इसमें डाल देते हैं। अब देखिए, अब ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब इसमें क्या है कि ये सब सोडियम पॉजिटिव आयन है और ये पानी क्या है, इलेक्ट्रॉन सी। तो आप देखिए कि सभी के इलेक्ट्रॉन्स कॉमन हैं। अब ये मेटल जो कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सी है, ये आराम से मूव करने के लिए फ्री होता है, इसलिए ये मेटल कंडक्टर होते हैं। और देखिए ये हार्ड भी क्यों होते हैं, कि सपोज यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज अट्रैक्टेड बाय दिस है ना, चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन चारों सोडियम आयंस के द्वारा अट्रैक्टेड है। ऐसे ये सोडियम आयन है वो ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्ट है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है आप सबको मालूम है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बॉन्ड इसलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो मेटल्स आर फेयरली हार्ड। और मेटल्स दोनों ही कंडीशन में कंडक्टर रहेंगे। ये सॉलिड स्टेट है, ये जो आप देख रहे हैं ये सॉलिड फॉर्म है, और इसको मेल्ट करेंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे और वो मोल्टन स्टेट होगी, यानी लिक्विड स्टेट। सो दीज मेटल्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड और मोल्टन स्टेट। एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यू नो, दे आर मैलिएबल, यानी उनसे शीट बनाई जा सकती है। दे आर डक्टाइल, यानी उनसे तार बनाए जा सकते हैं। सोनरस, यानी पीटने पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लस्ट्रस, यानी वो चमकदार होते हैं, अगर नहीं दिखे तो उनको एक कट कीजिए मेटल्स को तो वो प्लेन बड़ा लस्ट्रस होगा, यानी चमकदार होगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल, और आपको मैं देखिए प्रैक्टिकल कर करके बताऊंगा एकदम डिटेल में, कि आपको गारंटी है फर्स्ट टाइम में ही समझ में आ जाएगा। और
भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और अपने साथियों के साथ शेयर करना, और अगर टाइम हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।